सिद्धार्थ इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके सामने टेबल पर फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स का ढेर लगा था। ऑफिस का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट था, ना कम ना ज्यादा। तो सिद्धार्थ ने अपना सूट जैकेट उतारकर अपने ऑफिस चेयर पर हमेशा की तरह टांग रखा था। उसने इस वक्त व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी। डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ते पढ़ते आराम से कुर्सी पर अपनी पीठ टिकाकर वो बैठ गया था। वैसे किसी बहुत ही ज्ञानी लड़की ने कहा है कि एक आदमी सबसे ज्यादा हॉट तब दिखता है जब वो एकदम सीरियसली अपना काम कर रहा होता है। इस समय सिद्धार्थ के चेहरे पर जो सीरियस और केयरफुल एक्सप्रेशंस थे ना, वो उसे और भी ज्यादा चार्मिंग बना रहे थे। उसी समय दरवाजा खोलते हुए रोहित ने उसके केबिन में एंट्री मारी। उसने सिद्धार्थ को ऐसे काम में डूबा देखकर बटरिंग करते हुए कहा, सर आपको पता है, लड़कियां अगर आपको इतना सीरियसली काम करते हुए देख लेना तो वो तो वैसे ही आप पर मर मिटेंगी। मतलब कसम से क्या कमाल लग रहे हो आप इस पोज में। रोहित ने भले ही सिद्धार्थ को खुश करने की कोशिश में ये सब बातें बोली, मगर दिल से वो भी इस बात को मानता था कि अब तक वो जितने भी लड़कों से मिला था ना, उन सब में सिद्धार्थ न केवल सबसे ज्यादा हैंडसम बल्कि सबसे अच्छा इंसान भी था। हाँ, कभी कभी उसे बेवजह का गुस्सा आ जाता है और तब वो उसे चली कटी सुनाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ता। बट कहते हैं ना, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। सिद्धार्थ की भी बस इस एक कमी को अगर छोड़ दिया जाए ना, तो रोहित को उसमें और कोई खराबी नजर नहीं आती थी। सिद्धार्थ ने डॉक्यूमेंट पर साइन करते हुए बिना रोहित की तरफ देखे जवाब दिया, वैसे मैंने तुम्हें कभी इतना सीरियसली काम करते हुए नहीं देखा रोहित, बट सीरियसली बटरिंग करने में तुम दिन ब दिन एक्सपर्ट होते जा रहे हो। सिद्धार्थ का जवाब सुनकर रोहित का मुंह बन गया। मैं जरूरत के हिसाब से दोनों कर लेता हूँ सब, जहाँ जिसकी भी जरूरत होती है, वरना मिस्टर सिद्धार्थ रॉय कपूर का पर्सनल असिस्टेंट बनना इतना इजी थोड़ी है। ये तो आप भी मानेंगे सर। आखिरी फाइल पर साइन करने के बाद सिद्धार्थ ने पेन बंद करके एक तरफ रखते हुए अपने अकड़ चुके कंधों को इधर उधर मोड़ते हुए खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की। अब काम की बात करोगे? सिद्धार्थ ने रोहित की तरफ देखते हुए पूछा। वो सर, जैसा आपने कहा था, पनाश का कॉन्ट्रैक्ट पेपर मैंने तैयार करवा दिया है, आप एक बार देख लीजिए। रोहित ने अपने हाथों में पकड़ी हुई फाइल को सिद्धार्थ की तरफ बढ़ाते हुए कहा। पूरे पेपर को पढ़ने के बाद सिद्धार्थ ने सिर हिलाते हुए कहा, ओके गुड जॉब। बट सर, आप तो इतने दिनों से पनाश के साथ कॉन्ट्रैक्ट को इग्नोर कर रहे थे, फिर अचानक से ऐसा क्या? रोहित ने पूछने की कोशिश की, मगर सिद्धार्थ ने उसे आंखें दिखाई तो वो तुरंत चुप भी हो गया। अचानक मुझे इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट आने लगा, इसलिए मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? सिद्धार्थ ने सख्त आवाज में पूछा। नो नो सर, नो, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? रोहित ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया। और वैसे भी सर, अब जब आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का डिसीजन ले लिया है तो जाहिर है इस बार उनका शो बहुत ही बड़े लेवल पर होगा। अगर आपने पहली बार में ही 30 करोड़ इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया है तो जाहिर है प्रॉफिट इससे कहीं ज्यादा बड़े लेवल पर आएगा। सिद्धार्थ ने कुर्सी के साथ पीठ टिकाकर आराम से बैठते हुए कहा, ऑफ कोर्स हमें इस इन्वेस्टमेंट के बदले अच्छे रिटर्न्स मिलने वाले हैं, मगर कहते कहते सिद्धार्थ रुक गया। उसे पनाश में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, ना ही वो उससे कोई खास प्रॉफिट की उम्मीद ही करता था। लेकिन उस होटल वाले इंसिडेंट के बाद वो किसी भी हालत में नमन सिंघानिया को दोबारा खड़े होने का मौका नहीं देना चाहता था। बस इसीलिए उसने राहिल प्रभाकर के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। मगर क्या सर? रोहित ने जवाब की उम्मीद में सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी नकली मुस्कान लाते हुए कहा, मगर मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। अपना खड़ूस बॉस वाला चोला एक बार फिर से पहनते हुए उसने रोहित से कहा, राहिल प्रभाकर को खबर दो, वी आर गोइंग विद दिस कॉन्ट्रैक्ट। उससे कहो कल सुबह कर डील फाइनल कर ले, अब तुम जा सकते हो। कहते हुए सिद्धार्थ ने खुद को वापस काम में बिजी कर लिया। रोहित का मुंह लटक गया। उस होटल वाले इंसिडेंट के बारे में उसे भी पता चल गया था, मगर जाहिर है उसके पास भी मॉडिफाइड न्यूज़ ही पहुंची थी। सो वो सिद्धार्थ के मुंह से ही सुनकर कंफर्म करना चाहता था कि आखिर अचानक से उसने पनाश का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मन कैसे बना लिया। उसे सब कुछ जानने की खुजली हो रही थी, मगर सिद्धार्थ ने अपना मुंह ही नहीं खोला। इस वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी में खुजली हो रही हो, मगर किसी ने उसके हाथ बांधकर उसे खुजाने से रोक रखा है। मन मारकर चुपचाप वो केबिन से बाहर चला गया। उसके जाते ही सिद्धार्थ ने इरिटेट होकर अपना फोन निकाला और अपने मैसेजिंग ग्रुप में एक वॉइस मैसेज छोड़ दिया। आज दारू पीते हैं। बेसिकली उसके इस मैसेजिंग ग्रुप में केवल 3 ही लोग थे, एक तो सिद्धार्थ खुद और बाकी उसके 2 लंगोटिया यार, अमन और विनय। जब सिद्धार्थ होटल ड्रीम पैलेस के अपने कमरे में पहुंचा तो वहां अमन और विनय पहले से ही मौजूद थे। क्रिकेट मैच तो टीवी पर चल रहा था, मगर उसकी कमेंट्री ये दोनों मिलकर कर रहे थे। अमन ने कहा, देखना भाई, ये 6 मारेगा अभी। विनय बोला, ना ये कुछ ज्यादा ही उछल रहा है बॉल के पीछे, 101% कैच आउट होगा ये। सिद्धार्थ ने उन दोनों पर एक नजर मारी और अपना कोट एक साइड में रखते हुए बोला, दुनिया के सबसे बिजी प्रोफेशन वालों को भी आज क्रिकेट देखने की फुर्सत मिल गई। उसने ये बात जानबूझकर अमन को देखते हुए कही थी, मगर सिद्धार्थ की बात से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। टीवी पर ही नजरें गड़ाए हुए उसने जवाब दिया, हाँ आज बस कुछ स्टूडेंट्स को लेक्चर देना था। एज अ टीचर मेरा ये फर्ज भी बनता है कि जो कुछ भी मैंने अब तक सीखा है इस प्रोफेशन से उसे आने वाले जनरेशन को भी ट्रांसफर कर दूं। ऑफ कोर्स ड्यूटी कम्स फर्स्ट, बट साथ ही साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। सीरियसली, लाइफ टाइम नॉलेज। आई थिंक तेरे स्टूडेंट्स ज्यादा खुश होंगे अगर तू उनको अपने लेक्चर से थोड़ा कम टॉर्चर करेगा। सिद्धार्थ ने अमन का मजाक उड़ाते हुए कहा। अब फाइनली अमन ने पलटकर उसकी तरफ देखा। जाहिर था उसकी आंखों में नाराजगी झलक रही थी। साफ साफ बोलना, तुझे इस बात से जलन हो रही है कि मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तेरे जैसे खड़ूस बिजनेसमैन को क्या पता स्टूडेंट्स को पढ़ाने में कितना मजा आता है, और जब वो रिस्पेक्ट करते हैं ना तो कितना प्राउड फील होता है। तेरी तरह थोड़ी है कि अपने एम्प्लॉइज को डांट फटकार कर जबरदस्ती उनसे अपनी रिस्पेक्ट करवानी पड़े मुझे। कुछ ही मिनटों बाद सिद्धार्थ और अमन दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे अब बस एक दूसरे पर अटैक करने ही वाले हैं। विनय पहले ही उन दोनों की इंटेंशन समझ चुका था, सो अपना सिर हिलाते हुए धीरे से बड़बड़ाया। फिर से शुरू हो गए दोनों कमीने। उसके बाद वो आराम से सोफे पर पसर गया और पास पड़े बादाम खाते हुए दोनों को देखने लगा जैसे किसी थर्ड क्लास मूवी में बस अब कोई हिलेरियस सीन ही आने वाला हो।
मगर जब दोनों लगातार बस डायलॉगबाजी ही करते रहे तो उसने उकताते हुए कहा, कहते हैं गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं और भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। दोनों अगर मर्द के बच्चे हो तो अब चिल्ली शुरू करो यार, कब से कुत्तों की तरह भौंके जा रहे हो। विनय की बात सुनते ही बाकी दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बचपन से लेकर अब तक उन तीनों ने साथ में ना जाने कितनी लड़ाइयां की होंगी। अमन और सिद्धार्थ तो सेम एज के थे, मगर विनय उन दोनों से एक ही साल बड़ा था। जितना वो बाहर से शांत नजर आता था, अंदर से वो उतना ही पक्का खिलाड़ी था। हर बार जब भी किसी से लड़ने झगड़ने या बहसबाजी जैसी सिचुएशन बनती थी ना, तो वो तो खुद को साइड कर लेता था और अपनी जगह हमेशा अमन और सिद्धार्थ को वहां फंसा देता था। अक्सर जब कभी उन तीनों के बीच में किसी भी बात को लेकर बहस होती थी, तब भी हर जगह विनय ही जोर जबरदस्ती से अपनी बात सबसे मनवा लेता था। ना मानने पर हमेशा वो सिद्धार्थ और अमन दोनों को ही पूरी तरह पीट देता था। ऑब्वियसली विनय उन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मगर इतने वर्ष से विनय को संतोष नहीं होता था और वो जानबूझकर किसी न किसी बहाने से इस झगड़े की खबर उत्कर्ष के पास तक भी कुछ इस अंदाज में पहुंचा देता था कि विनय से पिटने के बाद सिद्धार्थ के घर में भी अपने पापा से पिटाई हो जाती थी। सिद्धार्थ ही क्यों, अमन भी बहुत बार उसकी इस हरकत का शिकार बन चुका था और आज भी वो कुछ ऐसा ही कर रहा था। एक तरफ तो वो उन दोनों को भड़काकर लड़वाने पर उतर आया था, बाद में दोनों के ही घर पर इस बात की चुगली करके उन दोनों को अपने ही घर में गालियां खिलवाएगा। उसके इरादे समझते ही तुरंत सिद्धार्थ और अमन दोनों के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। घबराकर दोनों ने एक दूसरे को झपटते हुए गले से लगा लिया। अमन ने कहा, नाइस शर्ट यार, कहां से खरीदी? आई जस्ट लव द कलर। सिद्धार्थ बोला, भाई मेरे शर्ट को छोड़, तेरे बाल क्या कमाल लग रहे हैं, मैं तो फैन हो गया तेरा। विनय ने उन दोनों की ये वाहियात एक्टिंग देखी तो बादाम का बॉक्स लापरवाही से वापस टेबल पर रख दिया। जाहिर है सारा मूड चौपट हो गया था। उसने अपने अंगूठे और उंगलियों के बीच अपने फोरहेड को मसलते हुए पूछा, लगता है अब मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के साथ फंसाते हुए अंगड़ाई ली और उठकर खड़ा हो गया। ये देखते ही बाकी दोनों की हालत खराब हो गई। आखिर हर बार अकेले ही वो उन दोनों को पूरी तरह पीट देता था। सिद्धार्थ की हालत तो और ज्यादा खराब थी। पहले यहाँ विनय से पिटेगा, फिर हमेशा की तरह घर पर पापा से पिटेगा और इस बार तो सोनल भी होगी उसकी ये बुरी हालत देखने के लिए। अमन ने थूक निकलते हुए किसी तरह डरते डरते कहा, यार विनय तू भाई है अपना, तुझे क्या जरूरत है कुछ करने की, हम दोनों हैं ना। मगर अगले ही पल सिद्धार्थ के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वो तेजी से आगे बढ़कर विनय के करीब जाते हुए बोला, हाँ भाई, आई एम रेडी, आजा कर ले जो करना है। अमन ने उसे ऐसे हैरानी से देखा जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो। विनय ने भी दांत पीसते हुए जैसे ही उसे एक पंच मारने के लिए अपना हाथ उठाया, सिद्धार्थ ने तेज आवाज में कहा, मगर मारने से पहले एक बार अपनी भाभी के बारे में भी सोच लेना जो घर पर मेरा वेट कर रही है। यस, तेरा भाई अब घर परिवार वाला हो गया है। ये सुनते ही बाकी दोनों हैरानी से मुंह फाड़े उसे देखने लगे। क्या मतलब है तेरा? भाभी? अमन ने उसे एक झटके से अपनी तरफ मोड़ते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए अपने कोट की जेब से अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकालकर उसके सामने लहरा दिया। यस, आई एम मैरिड नाउ। आर यू सीरियस? कब, कैसे, कहां? हमें बताया भी नहीं तूने। अमन ने लगभग चिल्लाते हुए कहा और उसके हाथ से वो मैरिज सर्टिफिकेट लगभग छीनते हुए उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। यार तूने सच में शादी कर ली? आई मीन ये सर्टिफिकेट असली है? अमन ने वापस मैरिज सर्टिफिकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। ऑफ कोर्स असली सर्टिफिकेट है, क्या बात कर रहा है यार? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यार तूने तो झटका दे दिया, वो भी बड़ा वाला। अमन ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, देख ले विनय, तुझसे पहले शादी कर ली इस कमीने ने। मगर विनय अब तक एकदम चुपचाप खड़ा था। उसने पहले से भी कहीं ज्यादा सीरियस होते हुए पूछा, तूने सच में शादी कर ली है? अरे यार, मैं क्या जरा सा भी भरोसे के काबिल नहीं लगता तुम दोनों को? क्या कब से एक ही सवाल पूछे जा रहे हो? ऑफ कोर्स सच्ची की शादी की है मैंने। अब सिद्धार्थ ने इरिटेट होते हुए जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि हमें तेरी बातों पर यकीन नहीं है, बस हम दोनों को ही इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि तू सब कुछ इतनी जल्दी कर लेगा। अमन ने मुस्कुराकर उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा, आई मीन तुम और अनन्या, तुम दोनों 10 साल से भी ज्यादा समय तक एक साथ थे, सो हमने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू इतनी आसानी से उसे छोड़कर आगे बढ़ जाएगा और किसी ऐसी लड़की से शादी कर लेगा जिसे तू अभी ठीक से जानता तक नहीं है। यार तो बहुत दूर की बात है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई, मगर उसकी आंखों और आवाज में दर्द साफ साफ छलक रहा था। पता है, कल जब हम कोर्ट के बाहर खड़े थे, उस वक्त भी मैंने एक आखिरी कोशिश की थी। अगर वो उस वक्त भी मेरे पास लौट आती ना, तो मैं इस शादी से पीछे हटकर उसका हाथ थाम लेता, भूल जाता वो सब कुछ जो उसने मेरे साथ किया। मगर उसका फोन ऑफ था। सिद्धार्थ के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो रहा था, सो उसने अपने लिए एक सिगरेट चला ली। लगातार 2 लंबे लंबे कश लेने के बाद उसने आगे कहा, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा हुआ था, शायद वो कभी मेरी होना ही नहीं चाहती थी। विनय ने एक गहरी सांस लेते हुए पूछा, आर यू श्योर तू एक ऐसी लड़की के साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहता है जिसके लिए तेरे मन में कोई फीलिंग्स ही नहीं है? सिद्धार्थ ने उसे देखकर एक फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा, यार मैं ऑलरेडी शादी कर चुका हूं, सोचने समझने का वक्त पहले ही खत्म हो चुका है, और फिर मैं अकेला थोड़ी हूं जिसने अरेंज मैरिज की है। इंडिया में लोग लव मैरिज कम अरेंज मैरिज ही ज्यादा करते हैं, एंड आई थिंक यहाँ लव मैरिज से ज्यादा अरेंज मैरिज ही टिकती भी है और चलती भी है। सिद्धार्थ चलता हुआ अब कमरे की खिड़की के पास आ गया था। कल की बातें याद करके उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। वो लड़की सोनल, वो कुछ ज्यादा ही अलग है दूसरों से। उसके इमोशंस देखकर समझ ही नहीं आता कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है या बहुत ज्यादा वीक। अब व्हाट यू मीन? अमन ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने पलटकर उन दोनों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, उस लड़की ने मुझसे शादी सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी वापस पाने के लिए की है। इसके अलावा उसने अभी तक मुझसे कोई और डिमांड्स भी नहीं की।
शादी का डिसीजन लेते वक्त ऑब्वियसली वो बहुत घबराई हुई थी, मगर मेरे सामने शो ऐसे कर रही थी जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मगर मैरिज सर्टिफिकेशन के तुरंत बाद जब मैंने उससे कहा कि हम अब हमारे घर जाएंगे, तो इस सिंपल सी बात को सुनकर वो इतनी इमोशनल हो गई थी यार कि उसने ऑलमोस्ट रोना शुरू कर दिया था। मॉम डैड से मिलने के बाद की कहानी तो पूछी मत। उसकी बात सुनकर बाकी दोनों भी मुस्कुराए बिना रह नहीं सके। विनय ने सबके ग्लास में वाइन डालते हुए कहा, अब जब तूने शादी कर ही ली है तो मैं उम्मीद करता हूँ तू उसे अपनी बीवी की तरह ही ट्रीट करेगा, किसी बिजनेस डील की तरह नहीं। वैसे तो मैं इस बात से जरा भी खुश नहीं हूँ कि छोटा होने के बावजूद तुमने मुझसे पहले शादी कर ली है, मगर फिर भी सेलिब्रेशन तो बनता है ना। कंग्रेचुलेशंस ब्रो। कहते हुए उसने अपना ग्लास ऊपर हवा में उठाया। बाकी के दोनों ने भी अपने ग्लास उठा लिए। अमन ने कहा, कंग्रेट्स ब्रो। ये वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सोनल ने ताजी सब्जियों और फलों का बैग हाथ में उठाई। जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उसे कुछ खटर पटर की आवाज सुनाई पड़ी। वो एकदम से चौंक गई। कहीं घर में कोई घुस तो नहीं आया? ये सोचकर एकदम साधे कदमों से धीरे धीरे चलते हुए वो अंदर आई। आवाज किचन से आ रही थी। इस बात ने उसे और हैरत में डाल दिया था। अब अंदर से बर्तनों के टकराने की आवाज ये क्लियरली सुनाई देने लगी थी। उसने सूंघने की कोशिश की। पूरे घर में खाना जलने की गंध फैली हुई थी। कहीं सिद्धार्थ ने आज खाना बनाने की कोशिश तो नहीं की है? ये सोचकर ही वो घबरा गई। मगर वो ऐसा क्यों करेगा? उसने तो पहले ही क्लियर कर दिया था ना कि उसने आज तक कभी किचन की शक्ल नहीं देखी है और ना ही आगे उसका ऐसा कोई इरादा है। सोनल ने फौरन अपने शूज चेंज करके स्लीपर्स पहने और किचन की तरफ बढ़ गई। अभी वो किचन डोर से बस कुछ ही कदम पीछे थी कि उसे बर्तन गिरने की एक तेज आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही किसी की हल्की सी सिसकारी भी उसे सुनाई दी गई। सोनल तुरंत सारे बैग्स वहीं छोड़कर किचन की तरफ दौड़ी। अंदर सेजल घबराई हालत में जमीन पर बैठी थी। उसके हाथों से खून बह रहा था। ये देखकर सोनल बुरी तरह घबरा गई। मॉम, आपको ये चोट कैसे लग गई? सोनल ने घबराकर उनके हाथ पकड़ते हुए पूछा। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि सेजल इस तरह अचानक यहाँ आकर किचन में काम करने लगेगी। उसने एक बार नजरें घुमाकर किचन की तरफ देखा और एकदम से शॉक्ड रह गई। सुबह तक जो किचन एकदम साफ सुथरा और अरेंज था, वो अब पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। जमीन पर चारों तरफ यहाँ वहाँ प्लेट्स, कटोरियां, चम्मच वगैरह पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किचन में जितने भी बर्तन थे ना, सेजल ने सबको एक साथ निकालकर यूज करने की कोशिश की थी और फिर जगह न होने के कारण उनको अजीबोगरीब तरीके से जहां तहां एडजस्ट कर दिया था। फर्श को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर किसी ने काले रंग का पेंट गिरा दिया हो। गैस स्टोव पर इस वक्त एक फ्राइंग पैन मौजूद था जिसमें काले रंग का एक जला हुआ सा टुकड़ा पड़ा था, जिसे लाख कोशिश करके भी सोनल पहचान नहीं पा रही थी कि आखिर सेजल पका क्या रही थी। स्टोव की फ्लेम भी एकदम फुल थी, जिससे वो और ज्यादा जलते हुए क्रैक हो रहा था। शायद इसी की महक पूरे घर में फैली हुई थी। सोना बेटा। सेजल ने बड़ी ही मासूमियत से उसकी तरफ देखा। सोनल की तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सेजल के चेहरे पर जगह जगह कालिक लगी हुई थी, जैसे वो अभी अभी किसी कोल माइन से निकल कर आ रही हो। उसे सेजल को देखकर हंसी तो बहुत आ रही थी, मगर उसने किसी तरह अपनी हंसी पर काबू पाते हुए सबसे पहले आगे बढ़कर गैस ऑफ कर दी। फिर जल्दी से सेजल के पास आते हुए उसने कहा, मॉम, आपको चोट लगी है, आइए मैं ये साफ करके आपको दवा लगा देती हूँ। कहते हुए उसने सेजल की उठने में मदद की और सहारा देते हुए किचन के सिंक के पास ले गई। सिंक पहले से ही गंदी प्लेट्स और टूटे हुए बोल्स के टुकड़ों से भरा हुआ था। ये देखकर सोनल को अफसोस तो बहुत हो रहा था, मगर उसने सेजल से कुछ भी नहीं कहा। सेजल को भी बहुत अफसोस हो रहा था। आई एम सो सॉरी सोना, मैंने पूरा किचन खराब कर दिया। तू मुझसे नाराज तो नहीं है ना? सोनल ने नल खोलते हुए ध्यान से सेजल के जख्मों को साफ करना शुरू कर दिया। इट्स ओके मॉम, मैं सब साफ कर दूंगी, उसने मुस्कुराते हुए सेजल को जवाब दिया। अरे मैं बस तुम दोनों के लिए खाना बनाना चाहती थी। सुड्डू बेचारा भी पूरा दिन ऑफिस में लगा रहता है। अरे और तुम भी कॉलेज से आकर थक जाती होगी ना। बस यही सोचकर मैं किचन में खाना बनाने आई थी, मगर लगता है मैंने तुम्हारा काम करने की बजाय और बढ़ा दिया, सेजल ने उदास होते हुए कहा। सोनल ने मुस्कुराते हुए सेजल को गले से लगा लिया और बोली, मॉम, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आप हमारी फिक्र करती हैं, इसलिए हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। और आप इन सब की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अरे ये सब तो मैं यूं चुटकी बजाते साफ कर दूंगी, आप परेशान मत होइए, सोनल ने प्यार से सेजल के गालों को थपथपाते हुए कहा। सेजल ने एक नजर फ्राइंग पैन के ऊपर डाली और मुंह लटकाकर बोली, मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया था तुम्हारे लिए, मगर तुम खा भी नहीं पाओगी। सोनल ने एक नजर उधर देखा और मन ही मन भगवान का शुक्रिया करते हुए बोली, अच्छा ही हुआ जो खाने लायक नहीं बचा, वरना मम्मी जी का इतना सारा प्यार बर्दाश्त करना ना बिल्कुल मुश्किल हो जाता। उसने सेजल को सहारा देते हुए कहा, अच्छा अभी आप ये सब छोड़िए और मेरे साथ बाहर कमरे में चलिए, मैं आपको बैंडेड लगा देती हूँ माँ। सिद्धार्थ भी अभी अभी वापस घर आया था। हमेशा की तरह उसे घर से खाने की अच्छी खुशबू आने की उम्मीद थी, मगर उसकी जगह कुछ जलने की बदबू आने पर वो हड़बड़ाते हुए घर के अंदर घुसा। अरे कहीं घर में आग तो नहीं लग गई है? सिद्धार्थ की आवाज सुनकर सेजल उसकी तरफ मुड़ते हुए बोली, तू आ गया सुड्डू। सिद्धार्थ को उम्मीद नहीं थी कि सेजल भी वहां आ सकती है, सो वो उसे वहां देखकर एकदम सरप्राइज रह गया था। कुछ सेकंड्स बाद जब वो नॉर्मल हुआ तो उसे यकीन हो गया कि वो कोई सपना नहीं देख रहा, वाकई उसके सामने उसकी प्यारी मॉम ही खड़ी है। तब जाकर उसकी नजर सेजल के बगल में खड़ी सोनल पर पड़ी, जो उसके हाथों पर एक कॉटन बॉल से दवाई लगा रही थी। क्या हो रहा है यहाँ पर? सिद्धार्थ घबराहट में बिना शूज उतारे ही दौड़ते हुए अंदर तक चला आया। मॉम, आपके हाथों को क्या हुआ है? उसने सेजल के हाथों की तरफ देखते हुए हैरानी से पूछा। कुछ नहीं हुआ, सेजल ने मुंह लटकाए हुए धीरे से जवाब दिया। जाहिर है सिद्धार्थ को सेजल की बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं हुआ। किचन से आती स्मेल को महसूस कर वो तुरंत किचन की तरफ बढ़ा, मगर अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। परेशान होकर उसने अपना सिर पकड़ लिया। वापस किचन से बाहर आकर सिद्धार्थ ने इस बार इरिटेट होते हुए पूछा, कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? वो मैं तुम दोनों के लिए खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, सेजल ने अपनी नजरें चुराते हुए जवाब दिया। सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेकर अपना सिर हिलाते हुए कहा,
मॉम, आर यू श्योर आप कुकिंग ही कर रही थी या किचन में फाइटिंग कर रही थी और अब इंजर्ड होकर भी बैठे हो आप? फिर सोनल की तरफ मुड़ते हुए उसने उसे गुस्से में पूछा, और तुमने मॉम को ये सब करने कैसे दिया? सिद्धार्थ ने जब से होश संभाला था उसने आज तक कभी अपनी मॉम को किचन में काम करते हुए देखा ही नहीं था। ये शायद उसका पहला एक्सपीरियंस था जो कि डेफिनेटली बहुत ही बुरा था। अब मॉम, मेरे पास बैंडेज खत्म हो गई है, फिलहाल के लिए मैं आपको बैंडेज की जगह अपना रुमाल बांध देती हूँ। जख्म का खुला रहना ठीक नहीं है। कहते हुए सोनल ने अपना रेशमी रुमाल निकाला और उसे सेजल के हाथों पर बांधते हुए उस पर एक क्यूट सा बो बना दिया। सिद्धार्थ को सोनल पर बुरी तरह गुस्सा आ रहा था कि वो उसके सवालों का जवाब देने की बजाय उसे इग्नोर कर रही है। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ सोनल, जवाब दो मुझे। सिद्धार्थ ने लगभग डांटने वाले अंदाज में सोनल से पूछा। सुट्टू, उसकी कोई गलती नहीं है। ये बेचारी तो जब घर आई तब तक मैं पहले ही सब खराब कर चुकी थी। ये कहते हुए उसने पूरी मासूमियत से आंखों में आंसू भरते हुए उसे अपना हाथ दिखाया और बोली, देखना सुड्डू, मेरा हाथ भी कट गया। सोना पर नाराज मत होना प्लीज। मॉम, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किचन के साथ क्या किया या फिर आप चाहे पूरे घर में ही क्यों ना आग लगा दो मॉम, मगर इन सब की कोशिश में खुद को क्यों एंजॉय कर लेती हैं आप? प्लीज खुद को कोई भी नुकसान पहुंचाने से पहले 100 बार सोचा कीजिए। अरे आपको पता भी है अगर आपके हस्बैंड ने आपकी हालत देख ली तो अपनी वो आंटीक दोनाली बंदूक लेकर मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे। क्यों ये सब करते हो आप मॉम? सिद्धार्थ ने परेशान होकर सेजल के बगल में बैठते हुए कहा। सेजल ने सिर झुकाकर किसी छोटी बच्ची के जैसे स्माइल देते हुए उससे कहा, ओके, मैं दोबारा ऐसी कोई कोशिश नहीं करूंगी, प्रॉमिस। ओके मॉम, ये हो गया है, बस आप ध्यान रखिएगा कि 2 दिनों तक इस जख्म पर पानी ना लगने पाए। सोनल ने फर्स्ट एड किट का सारा सामान समेटते हुए कहा। अब आप आराम कीजिए, मैं किचन साफ करके डिनर तैयार कर देती हूँ। सोनल जब किचन के अंदर चली गई तो सेजल को एक बार फिर से अफसोस होने लगा। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा जो आराम से सोफे पर बैठा हुआ था। उसने सिद्धार्थ के सिर पर एक चपत लगाते हुए कहा, तो क्या एकदम ही निकम्मा है? वहां मेरी बहू किचन में अकेली काम कर रही है, जाकर हेल्प कर उसकी। किचन की हालत को याद करके सिद्धार्थ की हालत खराब हो गई। हाँ, क्या बात कर रहे हो मॉम? आपको लगता है मैं ये सब कर पाऊंगा? सिद्धार्थ ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं कर सकता तो अब करना सीख ले। सेजल ने उसे हाथ पकड़कर उठाते हुए कहा, चल अब चुपचाप अंदर जाकर उसकी हेल्प कर। पता है मैंने उसका पूरा किचन बर्बाद करके रख दिया है, मगर उसने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। बड़ी सीधी है मेरी बहू। मॉम, मैं क्या करूंगा अंदर जाकर? सिद्धार्थ ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की मगर सेजल उसे लगभग घसीटते हुए किचन के पास तक ले गई। चल चुपचाप अंदर जा। इससे पहले कि सेजल उसे धक्का मारकर अंदर धकेलती वो खुद ही चुपचाप अंदर चला गया। अंदर सोनल जमीन पर बैठी हुई टूटे हुए बर्तनों को समेट रही थी। उसकी पीठ किचन के दरवाजे की तरफ थी, इसलिए उसे सिद्धार्थ के आने का पता नहीं चला। तुम्हें कोई हेल्प चाहिए क्या? सिद्धार्थ ने अपना गला साफ करते हुए सोनल से पूछा। अचानक उसकी आवाज सुनकर सोनल बुरी तरह चौंक गई। उसका हाथ टूटे हुए बोल के पीस से जा लगा। आउच! आउच! गॉड! सोनल के हाथों से खून निकलने लगा। सिद्धार्थ हड़बड़ाकर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। सोनल के हाथों से खून बहकर नीचे फर्श पर गिर रहा था। ये देखकर सिद्धार्थ परेशानी से उसे हल्का सा डांटते हुए बोला, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? इतना भी नहीं पता है कि टूटे हुए कांच के बर्तनों को ऐसे हाथ से पकड़कर नहीं उठाना चाहिए। सोनल को सिद्धार्थ के हाथों की गर्माहट महसूस हो रही थी। उसके अचानक पकड़ने से सोनल एकदम से नर्वस हो रही थी। उसने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुमसे किसने कहा था अचानक से मेरे पीछे आकर मुझे डराने को? सिद्धार्थ ने उसका हाथ छोड़ने की बजाय उस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी और उसे खींचते हुए किचन सिंक की तरफ लेकर गया। मगर सिंक के अंदर का नजारा देखकर उसने अपना सिर पकड़ लिया। ओह, ये मिसेस कपूर भी ना, ये एकदम कमाल ही कर दिया है आज इन्होंने सच में। सिद्धार्थ ने नल खोल दिया और सोनल का हाथ पकड़कर बहते पानी के नीचे कर दिया। सिद्धार्थ ने सोनल को दाहिने हाथ से अपनी बाहों के घेरे में ले रखा था और उसी हाथ से उसका इंजर्ड हाथ पकड़कर उसे धो रहा था। इस वक्त सोनल उसके इतने करीब थी कि वो उसकी धड़कनें तक क्लियरली सुन सकती थी। उसकी परफ्यूम की महक और सांसें उसे धीरे धीरे अनकंफर्टेबल करने लगी थी। उसका पूरा चेहरा और यहाँ तक कि कान भी एकदम से लाल हो गए थे। उसने किसी तरह लड़खड़ाती आवाज में सिद्धार्थ से कहा, मैं ये सब खुद कर लूंगी, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। सिद्धार्थ का पूरा ध्यान उसके हाथ की तरफ था, मगर सोनल की बात सुनकर उसने उसकी तरफ मुड़कर देखते हुए पूछा, आर यू श्योर तुम कर लोगी? मगर सोनल की तरफ देखते ही उसे एहसास हुआ कि वो इस वक्त उसके कितने करीब था। सोनल ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। सिद्धार्थ ने भी तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और उससे थोड़ा दूर हटकर खड़ा हो गया। उसके हटते ही सोनल की जैसे जान में जान आई। तुम प्लीज बाहर जाओ, मैं ये सब साफ करने के बाद खाना बना लूंगी। सोनल ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, तुम इस हालत में खाना बनाने वाली हो? सिद्धार्थ ने किचन कैबिनेट पर अपने हाथ टिकाने की कोशिश करते हुए कहा, मगर जैसे ही उसे याद आया कि किचन कैबिनेट पूरी तरह काला हो चुका है तो तुरंत उसने अपने बड़े हुए हाथ वापस खींच लिए। अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो क्या खाएंगे हम सब? और वैसे भी तुम्हें तो भूखे रहने पर ज्यादा तेज गुस्सा आ जाता है ना? सोनल ने एक हल्की हंसी के साथ सिद्धार्थ का मजाक उड़ाते हुए कहा। डोंट वरी, मेरे होते हुए किसी को भूखे रहने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ ने भी उसे एक स्माइल देते हुए जवाब दिया। उत्कर्ष डिनर के बाद हॉल में पड़े सोफे पर बैठे टीवी पर फाइनेंशियल न्यूज देख रहे थे जब उनकी प्यारी वाइफ ने घर में एंट्री की। पीछे पीछे उनके बेटे और बहू दोनों चले आ रहे थे। अचानक इस वक्त इन तीनों को ऐसे आते देखकर वो चौंक गए। संभाल कर सेजल, इतनी बड़ी हो गई हैं आप मगर बच्चों जैसी दौड़ रही हैं, चोट लग जाएगी आपको। उत्कर्ष ने खड़े होते हुए कहा, मगर सेजल ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और आकर दौड़ते हुए उत्कर्ष के गले से लग गई। उत्कर्ष देखिए ना, मुझे चोट लग गई है। कहते हुए उसने बड़ी ही मासूमियत से अपना हाथ आगे कर दिया। उत्कर्ष ने अपनी प्यारी बीवी के गोरे गोरे हाथों पर एक नजर डाली जहां इस वक्त एक चौड़ी सी पट्टी बंधी नजर आ रही थी। ये देखते ही उत्कर्ष का चेहरा अचानक से एकदम सख्त हो गया।
कैसे हुआ ये सब? उन्होंने सेजल को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा। हालांकि सेजल ने अपना चेहरा अच्छे से धो लिया था, मगर उसके बालों में से अब भी हल्की हल्की सी महक आ रही थी, जो उत्कर्ष को कुछ जलने जैसा आभास दे रही थी। सेजल के कपड़े भी गंदे लग रहे थे। सेजल कोई जवाब देने के बजाय उत्कर्ष को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी, जैसे कोई छोटा बच्चा गलती करने के बाद अपने पेरेंट्स को देखता है। वैसे भी जो धमाकेदार गलती वो सिद्धार्थ के घर पर करके आई थी, उसके बारे में जानकर पता नहीं उत्कर्ष कैसे रिएक्ट करेंगे। जब उत्कर्ष को सेजल से कोई जवाब नहीं मिला तो वो सिद्धार्थ की तरफ घूमे। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम लोग? सेजल की यह हालत किसने की? इस बार उत्कर्ष ने जरा गुस्से में सवाल किया। उनका सवाल सुनते ही सिद्धार्थ हड़बड़ा गया। बस इसी बात का उसे डर था। उत्कर्ष अपनी सारी प्रॉपर्टी और सारी कीमती चीजों से भी ज्यादा संभाल कर सेजल को रखते थे। जान बसती थी सेजल में उनकी। उसके सिर से अगर एक बाल भी गलती से टूट जाए ना, तो वो पूरा का पूरा घर सिर पर उठा लेते थे। इतना प्यार करते थे वो सेजल से। ऐसे में सेजल को नुकसान पहुंचाने वाले की वो क्या हालत करती, ये बताने की जरूरत ही नहीं थी, फिर चाहे वो शख्स उनका खुद का बेटा ही क्यों ना हो। आज दोपहर वो अपनी नई नवेली बहू सोनल से मिलने उसके और सिद्धार्थ के घर जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। ये देखकर उत्कर्ष ने उसे वहां जाने की परमिशन दे दी थी, मगर उन्हें क्या पता था सेजल वहां से अपनी ये हालत बनाकर वापस लौटेगी। सिद्धार्थ ने अपने चेहरे पर भारी अफसोस वाले एक्सप्रेशंस लाते हुए अपने कंधे उचका दिए और जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने एक नजर सेजल पर डाली और बोला, आपकी प्यारी बीवी ने। उसका इतना कहना था कि सेजल ने हड़बड़ाकर उसकी तरफ देखते हुए उसे उत्कर्ष को कुछ भी ना बताने का इशारा किया, मगर सिद्धार्थ कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं था। उत्कर्ष का कोई भरोसा नहीं था। इससे पहले कि वो सिद्धार्थ को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दे, उसने सेजल को इग्नोर करते हुए सब सच उगल दिया। आज इन्होंने खुद से डिनर बनाने की कोशिश की और ऑलमोस्ट मेरे पूरे किचन को जला डाला था। बस वही स्टंट करते हुए इनकी ऐसी हालत हो गई है। सेजल ने खा जाने वाली नजरों से एक बार सिद्धार्थ को देखा और वापस उत्कर्ष की तरफ देखते हुए ऐसी भोली सी सूरत बनाई जैसे अगर उत्कर्ष ने उसे उसके इस कारनामे के लिए कुछ भी कहा ना, तो वो अभी के अभी वहीं रोना शुरू कर देगी। उसने रोनी सूरत बनाकर सिर झुकाते हुए धीरे से कहा, वो मैं वहां जल्दी पहुंच गई थी ना, तो सुड्डू और सोना दोनों ही घर पर नहीं थे। इन दोनों को कितना काम करना पड़ता है ना, बस इसलिए मैंने सोचा कि इन दोनों के घर आने से पहले मैं डिनर तैयार करके इनको सरप्राइज दे दूं। मैंने इतना भी ज्यादा कुछ नहीं किया है जितना सुड्डू आपको बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है, कहकर सेजल ने हल्का सा सुबकते हुए अपना सिर उत्कर्ष के सीने में छिपा लिया। अब हाँ, ज्यादा कुछ नहीं किया, बस सारे बोल्स फोड़ डाले, प्लेट्स तोड़ डाली इन्होंने और इन सब के साथ साथ अपना हाथ भी एंजॉय कर लिया इन्होंने। सिद्धार्थ ने एकदम आराम से हाथ बांधकर टीवी की तरफ देखते हुए जवाब दिया। सेजल को इस वक्त सिद्धार्थ पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन हो रहा था वो जाकर उसके कान मरोड़ दे, मगर उसने किसी तरह अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए उत्कर्ष को और कसकर गले से लगा लिया। उत्कर्ष ने एक गहरी सांस लेते हुए सेजल को खुद से अलग किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की? आपको पता है ना ये सब काम आपके लिए नहीं है। उत्कर्ष को भी अच्छी तरह पता था सेजल किचन में सिर्फ तभी जाती है जब उसे भूख लगती है और वहां से वो सिर्फ खाना अपनी प्लेट्स में सर्व करके लाती है। इससे ज्यादा उसे किचन का और कोई काम नहीं आता। खाना बनाने जैसा काम ना उसने कभी किया था और ना उत्कर्ष ने कभी ये रिस्क उसे लेने दिया था। सिचुएशन को थोड़ा ऑकवर्ड होता हुआ देखकर सेजल ने बात बदलते हुए अपना हाथ उसके आगे कर दिया। आपने देखा ये पट्टी कितनी क्यूट लग रही है? सोना ने मेरे हाथों पर ये पट्टी बांधी है। लव यू सो मच मेरा सोना, कहते हुए उसने सोनल की तरफ एक फ्लाइंग किस दे दी। जवाब में सोनल बस मुस्कुरा दी। उत्कर्ष अपनी प्यारी वाइफ का ये बचपना देखकर एकदम स्पीचलेस हो गए थे। उधर सिद्धार्थ अपने पापा की हालत देखकर चुपचाप मुंह दबाए हंस रहा था, मगर सेजल की इन्हीं बातों पर तो उत्कर्ष को प्यार आता था। सो आखिर में वो भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। जब सब कंफ्यूजन दूर हो गई तो सिद्धार्थ ने घर के अंदर की तरफ देखकर आवाज लगाते हुए कहा, शाली आंटी प्लीज हम सबके लिए खाना लगा दीजिए, बहुत भूख लगी है। थोड़ी ही देर में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। शैली ने खाना टेबल पर सजा दिया था। आज का खाना उस दिन जितना तो नहीं था जब सोनल पहली बार यहाँ सेजल और उत्कर्ष से मिलने आई थी, मगर फिर भी इस वक्त डाइनिंग टेबल पर कम से कम 5 तरह की डिशेस और सूप जरूर रखे हुए थे। खाने की खुशबू से ही पता चल रहा था कि खाना बहुत टेस्टी है। खाना देखते ही सेजल की भूख दोगुनी हो गई थी। एक और अपने मुंह में डालकर टेस्ट को एंजॉय करते हुए वो बोली, मेरी तो समझ में नहीं आता है, अरे तुम लोग इतना टेस्टी खाना कैसे बना लेते हो? मगर फिर उसने साथ सा फेस बनाते हुए सवाल किया, मैं ऐसा खाना क्यों नहीं बना पाती हूँ? उत्कर्ष चूंकि पहले से ही खाना खा चुके थे, वो इस वक्त वहां टेबल पर मौजूद नहीं थे। डाइनिंग टेबल पर इस वक्त बस सोनल, सेजल और सिद्धार्थ ही मौजूद थे। सेजल की बात सुनकर सिद्धार्थ ने खाते हुए जवाब दिया, आप ऐसा खाना इसलिए नहीं बना पाती क्योंकि आप कुकिंग के मामले में एकदम जीरो हैं। सेजल को सिद्धार्थ से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसे तो लगा था उसका इकलौता बेटा कम से कम उसकी बात में उसे सपोर्ट करते हुए कुछ अच्छे वर्ड्स तो कहेगा, जिससे कम से कम उसका गिल्ट कुछ हद तक दूर होगा। मगर सिद्धार्थ तो जैसे एकदम से इमोशनलेस होकर जवाब दे रहा था। तो ऐसे कैसे कह सकता है मेरे बारे में? सेजल ने एकदम से उदास होते हुए उसकी तरफ देखा। सोनल को भी सिद्धार्थ की ये बात बहुत बुरी लगी थी। उसने एक नजर सेजल की तरफ डाली। वो अब भी इस वक्त उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। सोनल ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, ऐसा कुछ नहीं है मॉम, आप तो जानते ही है ना सिद्धार्थ की आदत है कुछ भी बकवास करते रहने की। ये सुनते ही सिद्धार्थ ने एक तीखी सी नजर सोनल की तरफ डाली। इस लड़की की इतनी हिम्मत कि अब मेरे खिलाफ जाकर बोल रही है? मगर इस वक्त उसका मुंह तरह तरह के टेस्टी डिशेस से भरा हुआ था, सो उसने मुंह खोलने की जहमत नहीं उठाई और चुपचाप सोनल को गुस्से में देखते हुए खाता रहा। आज का दिन वैसे भी बहुत बिजी रहा था। उसके बाद सेजल के किचन स्टंट के बाद से लेकर यहाँ कपूर मैंशन आने तक सिद्धार्थ न केवल थक गया था बल्कि उसे भूख भी बहुत लग रही थी। सो उसने फालतू बातों पर ज्यादा ध्यान देने के बजाय खाने पर कॉन्सेंट्रेट करना ज्यादा बेहतर समझा। वहीं सोनल की बात सुनकर सेजल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। चलो कोई तो है जो उसकी फीलिंग्स को समझता है। आफ्टर ऑल उसकी इंटेंशन कहीं से भी गलत नहीं थी। शोना, सच कह रही हो ना तुम? सेजल ने उदास आंखों के साथ हल्की सी स्माइल देते हुए पूछा।
जी मॉम, मैं आपसे कभी झूठ बोल सकती हूँ क्या? सोनल ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर सेजल ने राहत की सांस ली और वापस चुपचाप खाना खाने लगी। बस एक मेरी सोना ही है जो मुझे अच्छे से समझती है, बाकी तो किसी को मेरी कदर नहीं है। सेजल ने ये बात थोड़ी नाराजगी के साथ सिद्धार्थ को देखते हुए कही थी। सेजल की बात सुनकर सिद्धार्थ ने एक तिरछी स्माइल के साथ सेजल को देखते हुए कहा, ओह रियली? अगर आप इतने ही स्किल्ड होते ना तो आज मेरी किचन में घुसते ही पूरी किचन को तबाह करके बाहर नहीं आती। आपने देखी थी ना किचन की हालत? ऐसा लग रहा था जैसे वहां एक के बाद एक लगातार ब्लास्ट्स हुए हैं। एंड दैट स्मेल ऑफ बर्निंग फूड, ओह माय गॉड! आपकी तो किचन में एंट्री भी बैन कर देनी चाहिए। उसकी बातें सुनकर सेजल की आंखों में आंसू आ गए थे। सोनल बार बार सिद्धार्थ के पैरों पर अपने पैर से मारते हुए उसे चुप होने का इशारा कर रही थी, मगर उसने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। तुझे सच में ऐसा लगता है? हाँ? सेजल ने आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए पूछा। और नहीं तो क्या आपको लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? ऑफ कोर्स आई एम डैम सीरियस। सिद्धार्थ ने एकदम बेदर्दी से सेजल को जवाब दे दिया। सेजल की आंखों से आंसू निकलकर अब उसके गालों पर लुढ़कने लगे थे। उसने अपनी प्लेट और स्पून वहीं टेबल पर रख दी और रोते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखकर बोली, तू मेरा बेटा नहीं है, आई हेट यू। उसके बाद बिना कुछ कहे सुने वो अंदर की तरफ दौड़ गए। उत्कर्ष कहाँ है आप? इस वक्त बस एक उत्कर्ष ही थे जिनसे सेजल प्यार के दो शब्दों की उम्मीद कर सकती थी, सो वो सीधे उनके पास चली गई। सोनल बस बेबसी से सेजल को जाते हुए देखती रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ अपनी मॉम के साथ भी ऐसे बिहेव कर सकता है। उसने एक बार सिद्धार्थ की तरफ देखा। उसके चेहरे पर अफसोस का कोई नामो निशान तक नहीं था, बल्कि वो तो एकदम मजे से खाना खा रहा था। उसे अब उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सिद्धार्थ ने जब महसूस किया कि सोनल खाना खाने के बजाय उसी की तरफ देख रही है, तो वो अपने फेस पर एक नकली मुस्कान लिए हुए पलटा। माय डियर वाइफ, क्या मैं सच में इतना हैंडसम हूं कि अब तुम अपना खाना पीना छोड़कर बस मुझे ही देखती रहना चाहती हो? लेकिन मेरी शक्ल देखने से पेट नहीं भरने वाला, उसके लिए खाना खाना पड़ेगा तुम्हें। उसकी बात सुनकर सोनल गुस्से में दूसरी तरफ मुड़ गई। वाकई इस आदमी को समझना उसके बस की बात नहीं थी। अपनी खुद की मॉम को ऐसे रुलाकर भी आखिर कैसे इतने आराम से बैठा हुआ था वो? जल्दी से अपना खाना खत्म करो, सिद्धार्थ ने खाते हुए सोनल से कहा। जब तक दोनों ने अपना खाना खत्म किया तब तक रात के 10 बज चुके थे। उत्कर्ष ने जब देखा कि वो दोनों वहां से जाने की तैयारी में है तो उन्होंने दोनों को टोका। इतनी रात को कहीं और जाने की क्या जरूरत है? ये भी तुम्हारा ही घर है, आज रात यहीं रुक जाओ तुम दोनों। उत्कर्ष की बात सुनकर सोनल का कलेजा धक से रह गया। नहीं, वो यहाँ नहीं रुक सकती। यहाँ रुकने का सीधा सा मतलब था कि उसे और सिद्धार्थ को एक ही कमरे में पूरी रात बितानी पड़ेगी। सिद्धार्थ ने भी सवालिया नजरों से उत्कर्ष को देखते हुए पूछा, अब क्यों यहाँ रुकने की क्या जरूरत है? मैं तो बस आपकी प्यारी वाइफ को सही सलामत आप तक पहुंचाने आया था। अब हम लोग वापस चले जाते हैं। उत्कर्ष ने अपना हाथ बांधते हुए जरा सख्ती से कहा। क्या मतलब है कि तुम लोग वापस चले जाओगे? अब क्या हम इतने गैर हो गए हैं तुम्हारे लिए कि तुम्हें एक रात यहाँ रुकने को भी नहीं बोल सकते? तुम्हारी मॉम और मैंने पहले कभी यहाँ तुम्हें रुकने को नहीं कहा था क्योंकि उस वक्त तुम मैरिड नहीं थे, मगर अब तो तुम दोनों की शादी भी हो चुकी है। सोनल का भी तो मन होगा कि वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताए। उत्कर्ष की बात सुनकर सोनल कहना चाहती थी, नहीं पापा, मुझे नहीं रुकना यहाँ। आई मीन, मुझे आपके बेटे के साथ रात नहीं बितानी। मगर मौके की नजाकत को समझते हुए उसने अपने आप को रोक लिया। तभी कमरे से खुशी से चहकती हुई सेजल भी बाहर निकल आई। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि सिद्धार्थ ने उससे जो कुछ भी कहा था वो सब वो कब का भूल चुकी है। हाँ, सुड्डू रुक जाना प्लीज, कितना मजा आएगा ना, हम चारों इकट्ठे यहाँ एक साथ मस्ती करेंगे। अरे वैसे भी ऐसे मौके बार बार कहाँ मिलते हैं जब हमारी पूरी फैमिली एक साथ हो। तुम सब तो हमेशा काम में बिजी रहते हो, सेजल ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। उसने तेजी से आगे बढ़ते हुए सोनल का हाथ पकड़ लिया और खुशी से चहकती हुई बोली, मैं आज मेरी शोना के साथ सोऊंगी, हम दोनों माँ बेटी पूरी रात बातें करेंगी। हाँ? उसका इतना कहना था कि उत्कर्ष और सिद्धार्थ ने एक दूसरे की तरफ देखा और हड़बड़ाते हुए एक साथ चिल्लाए, बिल्कुल नहीं। उन दोनों के सडन रिएक्शन से सोनल और सेजल दोनों ही चौंक कर उनकी तरफ देखने लग गई थी। उत्कर्ष इस बात से परेशान थे कि सेजल के बिना उनको नींद कैसे आएगी। वहीं सिद्धार्थ का दिमाग अलग ही ट्रैक पर था। उसे सोनल पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। सेजल के सामने वो वैसे ही इतनी इमोशनल हो जाया करती है, कहीं अगर उसने गलती से उनके सामने मुंह खोल दिया और सेजल को पता चल गया कि उनकी शादी कोई लव मैरिज नहीं बल्कि बस एक डील है जिसमें वो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, तो क्या होगा? और फिर अगर वो यहाँ आज की रात रुका तो उसे और सोनल को एक साथ एक ही कमरे में रात बितानी पड़ेगी, और ऐसा तो वो हरगिज नहीं होने देगा। सेजल ने एक बार फिर से अपनी बात मनवाने के लिए उत्कर्ष की तरफ बच्चों की तरह मचलते हुए देखा, मगर अपनी प्यारी बीवी की बात मानने के लिए उसे खुद से दूर करना उत्कर्ष को हरगिज मंजूर नहीं था। सिद्धार्थ ने एक और ट्राई किया, मॉम डैड, मुझे सुबह उठकर ऑफिस भी तो जाना होता है और सोनल को भी कॉलेज जाना होगा, सो बेहतर यही होगा कि मैं वापस घर चला जाऊं। हाँ क्यों? ऑफिस तो यहाँ से नहीं जा सकता, कम से कम बहाना तो अच्छा बनाया कर। चल ठीक है, नहीं सोऊंगी मैं शोना के कमरे में, बट एटलीस्ट हम सब साथ में टाइम तो स्पेंड कर सकते हैं ना, बहुत मजा आएगा। सेजल ने अपनी कमर पर हाथ रखकर सिद्धार्थ को घूरते हुए कहा। मॉम वो सोनल ने सिद्धार्थ की तरफ एक नजर देखने के बाद कुछ कहने की कोशिश की। वो सेजल का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी और यहाँ रुकना भी नहीं चाहती थी, सो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि सेजल को मना कैसे करे। मगर उसके कुछ कहने से पहले ही सेजल ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और एक्साइटेड होते हुए बोली, शोना बेटा, तुम आज रुकोगी नहीं? हाँ मेरे लिए प्लीज। मगर सोनल की तरफ से कोई जवाब ना मिलने पर उसने एकदम मासूम सी शक्ल बनाते हुए अपना हाथ उनके आगे करते हुए कहा, मुझे पहले से ही चोट लगी है और मेरी एक छोटी सी बात भी ना मानकर मुझे और हर्ट करोगे तुम दोनों? हाँ बोलो। सिद्धार्थ ने सोनल की तरफ देखा और जैसे उसे उम्मीद थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। सोनल इमोशनल होकर सेजल को बस हाँ बोलने ही वाली थी। अब उसे और कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने सोनल को कमर से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लिया। उसने अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए कहा, मॉम, अरे क्या क्या कर रहे हो आप?
बात को समझो ना, एक दिन भी नहीं हुआ है हमारी शादी को। आपको तो इस वक्त मुझे और मेरी बीवी को अकेले साथ में टाइम स्पेंड करने देना चाहिए। और आप हैं कि, उसने सेजल के गाल खींचते हुए कहा। और आप भी किसी नई दुल्हन से कम थोड़ी ना है। तभी मिस्टर कपूर को एक रात के लिए भी आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही है। और मुझे भी आप दोनों को डिस्टर्ब करने का कोई शौक नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। सिद्धार्थ ने बड़ी बेशर्मी से सोनल को खुद से चिपकाते हुए ये बात कही थी। सोनल तो हैरानी से उसका मुंह ही देखती जा रही थी। मतलब रत्ती भर भी शर्म नहीं बची है इस आदमी के अंदर। अपने मॉम डैड के सामने ऐसी बातें कौन करता है यार। अपना नहीं तो कम से कम उसका ही ख्याल कर लिया होता सिद्धार्थ ने। सिद्धार्थ की बात सुनकर सोनल का चेहरा शर्म से एकदम लाल हो गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। हाँ नालायक, कुछ तो शर्म कर ले हैं? अपने माँ बाप के सामने कैसे भी बातें किए जा रहा है। कहते हुए सेजल ने उसके सिर पर एक चपत लगा दी। आउच! कहते हुए सिद्धार्थ अपना सिर से हिलाने लगा, मगर उसने सोनल को नहीं छोड़ा। सेजल ने इरिटेट होकर उत्कर्ष की तरफ देखा, जो सिद्धार्थ की बात सुनकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए थे। हाँ, उत्कर्ष, अगर आप मुझसे जरा सा भी प्यार करते हैं ना, तो इन दोनों से कहिए कि ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, सेजल ने एकदम से रूठने वाले अंदाज में पैर पटकते हुए कहा। अब उत्कर्ष ने अपने हाथ खड़े कर दिए और सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोले, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। जो सेजल ने कहा है वही होगा। तुम दोनों आज की रात यहीं रुकने वाले हो। सोनल की हालत इस वक्त बिल्कुल वैसी ही थी जैसे किसी कसाई के हाथ में आ जाने के बाद भीड़ की हो जाती है। सिद्धार्थ के साथ एक ही कमरे में रात बिताने के ख्याल से ही डर के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। उसे अपना एक एक कदम उठाना बेहद मुश्किल लग रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ साफ नजर आ रही थी। क्या क्या सच में हमें एक साथ इस कमरे में रहना पड़ेगा? सोनल ने डरते डरते सिद्धार्थ से पूछा। सिद्धार्थ पहले से ही इस बात से चिढ़ा हुआ था। गुस्से से भरकर वो सोनल पर चिल्लाया, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे साथ एक ही कमरे में रहने का शौक है? हाँ? ये देखकर सोनल ने हड़बड़ाकर उसके पास आते हुए धीरे से कहा, प्लीज थोड़ा धीरे बोलो, सब सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। सोनल बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सिद्धार्थ के मॉम डैड को ये सब सुनाई दे। सिद्धार्थ ने इरिटेट होते हुए कहा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि डैड की कही बात को टाल सके। सो हाँ, हमें आज यहाँ ही रुकना होगा। पता नहीं कैसे कटेगी ये रात। कहते हुए उसने गुस्से में वहां रखे कॉफी टेबल पर एक लात मार दी, मगर उल्टा उसे ही चोट लग गई और उसने अपना पैर पकड़ लिया। सोनल ने हड़बड़ाते हुए झुककर उसके पैरों की तरफ देखा और परेशान होती हुई बोली, अरे ज्यादा जोर से लग गई क्या तुम्हें? तो तुम ठीक हो ना? सिद्धार्थ ने 2-3 बार जोर से सांस खींची और खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, Are you serious? मर्द को दर्द नहीं होता, you know that, right? और फिर एक छोटे से टेबल से मुझे क्या होगा? मगर सोनल को इतना कहने के बाद वो तुरंत दूसरी तरफ मुड़ गया। उसने दर्द के मारे अपनी मुट्ठियां कसते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। भगवान जाने किस लकड़ी का बना हुआ ये कमबख्त टेबल, पैर तोड़ डाला मेरा। सिद्धार्थ मन ही मन झल्ला रहा था। वहीं सोनल को उसकी हालत देखकर बड़ी तेज हंसी भी आ रही थी, मगर उसने अपनी हंसी दबा ली। सिद्धार्थ को और कुछ नहीं सूझा तो वो वहीं रखे आर्म चेयर पर बैठ गया और दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करने लगा। तुम्हें शावर लेना है? उसने सोनल की तरफ देखते हुए पूछा। हालांकि गर्मी इतनी थी कि वो खुद पहले शावर लेना चाहता था, मगर इस पैर के दर्द से मजबूर होकर उसने सोनल को पहले जाने को कहा। हाँ, इतनी गर्मी में वैसे भी हालत खराब हो जाती है, बिना शावर के तो नींद ही नहीं आएगी। सोनल ने तुरंत जवाब दिया, ओके, वैसे भी इस रूम में अटैच बाथरूम है, तुम पहले बाथरूम यूज कर लो। सिद्धार्थ ने बैठे बैठे ही कहा, और तुम्हारे पास कोई साफ ड्रेस है जो मैं पहन सकूं? सोनल अपने कपड़े तो लाई नहीं थी, सो उसने सिद्धार्थ से पूछा। ऑब्वियसली पूरे दिन की भागदौड़ और फिर पूरी तरह बर्बाद हो चुके किचन की सफाई के बाद वो उन्हीं कपड़ों में तो बिल्कुल नहीं सोना चाहती थी। अब हाँ, यहाँ कबर्ड में कुछ कपड़े हैं, उनमें से एक बाथरूम ले लो। एटलीस्ट इस सिचुएशन में मैं एक रात के लिए तो दे ही सकता हूँ। मगर इसके साथ ही उसने रूखे अंदाज में उसने सोनल को यह भी सुना दिया कि अमन और विनय के बाद वो तीसरी सबसे लकी शख्स है जिसे द ग्रेट बिजनेसमैन सिद्धार्थ रॉय कपूर का बाथरूम पहनने का सौभाग्य मिला है। सोनल को उसका बचपना देखकर फिर से हंसी आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए कबर्ड की तरफ बढ़ गई। कबर्ड को खोलकर उसने अंदर टंगा एक बाथरूम बाहर निकाल लिया, मगर उसे देखते ही उसे समझ में आ गया था कि ये किसी काम का नहीं है। उसने उसे अपनी बॉडी के साथ कंपेयर करके देखा। उस बाथरूम का साइज इतना ज्यादा बड़ा था कि उसका एक बड़ा पोर्शन जमीन पर पड़ा हुआ था। अब सिद्धार्थ, और कोई दूसरा नहीं है क्या? ये वाला बहुत ज्यादा बड़ा है। सोनल ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, तो तुमसे किसने कहा था इतनी छोटी से रहने के लिए? सिद्धार्थ ने मुंह बनाकर उसके एक हाथ से अपना बाथरूम वापस लेते हुए कहा, एक्सक्यूज मी। सोनल को ऐसा महसूस हुआ जैसे गुस्से के मारे उसका पूरा खून खोलने के बाद भाप बनकर उसकी बॉडी से बाहर जा रहा है। तुमसे किसने कहा था इतने ज्यादा लंबे होने के लिए? हाँ, उसने सिद्धार्थ के करीब आते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए गुस्से में कहा। सोनल की हाइट मुश्किल से सिद्धार्थ के कंधों तक आती थी। ऊपर से वो जितनी दुबली पतली सी थी, सिद्धार्थ उतना ही ज्यादा लंबा चौड़ा था। तो जाहिर है सिद्धार्थ के सारे कपड़े उसके लिए लार्ज नहीं, एक्स्ट्रा लार्ज थे। सोनल ने अपनी एक्सरे वाली नजर से पूरे कबर्ड को एक बार सर्च किया और फिर तेजी से सिद्धार्थ की एक व्हाइट कलर की शर्ट खींचकर बाहर निकाल ली। मगर जैसे ही वो उस शर्ट को अपने करीब लेकर आई, उसकी धड़कनें तेज होने लगी। उसमें से सेम वैसी ही स्मेल आ रही थी जैसे उसे हमेशा सिद्धार्थ के आसपास होनी पर आती थी। उसे पहनने के ख्याल भर से ही उसे घबराहट हो रही थी, मगर इस वक्त दूसरा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। सो उसने वो शर्ट ली और दौड़ती हुई बाथरूम में घुस गई। सिद्धार्थ को दरवाजा बंद होने की तेज आवाज सुनाई दी और उसने राहत की सांस ली। कुछ ही पलों के बाद सिद्धार्थ को अंदर से पानी गिरने की तेज आवाज सुनाई देने लगी। अंदर से बार बार छप छप छपाक छपाक की तेज आवाज सुनते हुए अब सिद्धार्थ और परेशान हो रहा था। उसके पैर का दर्द एकदम ठीक हो चुका था। अब वो भी बस जल्दी से शावर लेकर सोना चाहता था। उसने बोर होते हुए एक बार बाथरूम की तरफ नजर घुमाई। फ्रॉस्टेड ग्लास में से उसे सोनल की धुंधली सी इमेज नहाते हुए नजर आ रही थी। उसने घबराकर अपनी नजरें फेर ली। कुछ पलों के बाद उसने एक बार फिर उस तरफ नजर डाली
अब बेचैनी से उसकी सांसें तेज होने लगी थी, यहाँ तक कि उसे पसीना भी आने लगा था। ये कमरा अचानक से इतना गर्म क्यों होता जा रहा है? एसी काम क्यों नहीं कर रहा? इरिटेट होकर वो एसी के पास जाकर उसे देखने लगा। उसमें से ठंडी हवा की लहरें निकलकर पूरे रूम को ठंडा कर रही थी। मगर सिद्धार्थ पूरी तरह पसीने से तरबतर हो चुका था। उसने फौरन अपनी सिगरेट उठाई और तेजी से रूम से बाहर निकल गया। अब इस रूम में उसका एक पल भी और रुकना मुश्किल हो गया था। रूम से लगी बालकनी में खड़े होकर उसने चैन की सांस ली। उसने फौरन अपनी सिगरेट जलाई और लंबे लंबे कश लेते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। 10 मिनट के अंदर वो 3 सिगरेट खत्म कर चुका था। सोनल ने बाथरूम से बाहर निकलते हुए पूछा, तुम्हें भी शावर लेना है? उसने कमरे में इधर उधर नजरें दौड़ाई, मगर सिद्धार्थ को वहां कहीं ना पाकर उसकी नजरें सीधे बालकनी की तरफ मुड़ गई। मेरा हो गया, तुम चाहो तो बाथरूम यूज कर सकते हो। सोनल की आवाज सुनकर सिद्धार्थ ने पीछे पलटकर उसकी तरफ देखा। वो इस वक्त बालकनी के स्लाइडिंग डोर को अपने एक हाथ से पकड़कर खड़ी थी। उसने इस वक्त केवल सिद्धार्थ की व्हाइट शर्ट पहन रखी थी। हालांकि ये भी काफी था, क्योंकि ये शर्ट भी उसके घुटनों तक ही आ रही थी। सिद्धार्थ की नजरें फिसलते हुए नीचे की तरफ चली गई, जहां उसके एकदम गोरे गोरे से फाइनली शेप्ड पैर नजर आ रही थी। सिद्धार्थ की नजरें चाहकर भी वहां से हट नहीं रही थी। व्हाइट शर्ट का कपड़ा काफी पतला था, इस वजह से सिद्धार्थ को शर्ट के नीचे पहने उसके ब्लैक इनोवेयर साफ साफ नजर आ रहे थे। सोनल बाथरूम से निकलकर सीधा उसी के पास चली आई थी। उसके बाल अभी भी पूरी तरह गीले थे और उनसे पानी की बूंदें मोतियों की तरह फिसलती हुई सोनल की सुराहीदार गर्दन से गुजरकर उसकी शर्ट की गहराइयों में समा रही थी। सिद्धार्थ का मुंह अब सूखने लगा था। उसने बड़ी मुश्किल से सोनल पर से अपनी नजरें हटाई। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश में उसने कब अपने हाथों में पकड़े सिगरेट को मसलकर तोड़ डाला, उसे पता भी नहीं चला। सिद्धार्थ मन ही मन कसमसा रहा था। कितनी इनोसेंट सी शक्ल बनाकर ये लड़की मुझसे ये कहने आई है कि इसने शावर ले लिया है। शाओ माय फुट। ये लड़की ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। जानबूझकर इसने मेरी शर्ट पहनी, जानबूझकर मेरे पास आने से पहले किसने अपने बालों को नहीं सुखाया, और अब जानबूझकर उसके सामने इस तरह आकर खड़ी हो गई है। अब सिद्धार्थ को खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्यों उसने सोनल को शावर लेने के लिए पूछा? और पूछा तो पूछा, उसे अपनी शर्ट क्यों पहननी थी? उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे, नाक, कान सबसे तेज गर्मी निकल रही हो। उसने अपनी तेज होती हुई सांसों पर काबू पाने की कोशिश करते हुए अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की। सोनल हैरानी से सिद्धार्थ के पल पल बदलते चेहरे को देख रही थी। वो तो शावर लेने के बाद शर्ट पहनकर सिद्धार्थ के पास ये सोचकर चली आई थी कि कहीं उसके ज्यादा देर तक बाथरूम यूज करने की वजह से वो परेशान ना हो गया हो। उसने एक बार भी आईने में खुद को नहीं देखा था, मगर अब सिद्धार्थ के एक्सप्रेशन से उसे लग रहा था कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं पहन लिया है। अब वो भी थोड़ी सी नर्वस होने लगी थी। उसने अपनी नजरें झुकाते हुए अपने दोनों पैरों को एक दूसरे से सजाते हुए शर्ट को थोड़ा और नीचे खींचकर पैरों को कवर करने की कोशिश की। अब सिद्धार्थ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। डेफिनेटली ये लड़की ये सब कुछ उसके साथ जानबूझकर कर रही है। उसने गुस्से में एक बार सोनल की तरफ देखा और तेजी से रूम के अंदर चला गया, मगर जाते जाते उसने सोनल को जानबूझकर जोर से टक्कर मारते हुए अपना गुस्सा निकाल ही लिया। आउच! सोनल ने दर्द से कसमसाते हुए अपना कंधा एक हाथ से दबाया। इधर देखने की हिम्मत भी मत करना, समझी तुम? कहते हुए सिद्धार्थ सीधे कबूच तक गया। वहां से अपने लिए एक बाथरूम निकाला और गुस्से में बाथरूम के अंदर घुस गया। पीछे से उसने इतनी जोर से पटक कर दरवाजा बंद किया कि सोनल भी एक पल को घबरा गई। अपने कंधे दबाते हुए वो मन ही मन सिद्धार्थ को कोस रही थी। न जाने अचानक इस आदमी को हो क्या जाता है। सोनल का भी मूड खराब हो चुका था। बूझे मन से वो भी वापस कमरे के अंदर आ गई। उसने एक नजर बड़े से कमरे में घुमाते हुए उसे पूरा देखा और फिर उसकी नजरें वहां पड़े किंग साइज बेड पर जाकर रुक गई। उसे देखते हुए एक बार फिर से उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। क्या सच में आज उसे सिद्धार्थ के साथ ये बेड शेयर करना पड़ेगा? सोनल को नींद तो बहुत आ रही थी, मगर सिद्धार्थ अभी बाथरूम में ही था। उसके बाहर आने से पहले खुद ही जाकर उसके बेड पर सो जाना शायद सही नहीं होगा। ये सोचकर सोनल ने कबर्ड में से एक टॉवल निकाला और उससे अपने गीले बालों को सुखाने लगी। सोनल इस वक्त उसी आम चेयर पर बैठी हुई थी जिस पर कुछ देर पहले सिद्धार्थ बैठा हुआ था। वहां बैठे बैठे वो खुद को तसल्ली देने लगी। कुछ नहीं होगा सोनल, बस आज रात की ही तो बात है। कुछ ही मिनट बीते होंगे कि उसे बाथरूम से पानी के गिरने की आवाज आनी शुरू हो गई। आवाज से चौंकते हुए उसने सिर उठाकर एक नजर बाथरूम की तरफ डाली और उसे जैसे 440 वोल्ट का करंट लग गया। मारे घबराहट के वो अपनी जगह पर जैसे जम सी गई थी। बाथरूम के फ्रॉस्टेड ग्लास में से उसे सिद्धार्थ की धुंधली सी छवि नहाते हुए नजर आ रही थी। सोनल अब शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी कि अंदर जाने से पहले उसका ध्यान इस फ्रॉस्टेड ग्लास पर क्यों नहीं गया। उसने थूक निकलते हुए एक बार फिर उस तरफ अपनी नजरें घुमाई। बाथरूम में लगे फ्रॉस्टेड ग्लास का नीचे का हिस्सा पूरी तरह ऑब्स्क्योर था। वहां से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, मगर ऊपर का हिस्सा काफी हद तक ट्रांसपेरेंट था। उसे सिद्धार्थ की परफेक्टली शेप्ड बॉडी एकदम साफ साफ नजर आ रही थी। सोनल ने घबराते हुए एक बार अपने सीने की तरफ देखा और घबराकर दोनों हाथों से खुद को कवर कर लिया। जब से वो बाथरूम के अंदर गई थी, सिद्धार्थ बिल्कुल इसी जगह बैठा हुआ था जहां इस वक्त वो बैठी हुई थी। मतलब उसने उसे ये सोचकर ही सोनल शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी का सारा खून आकर उसके चेहरे में जमा होता जा रहा था। शर्म से उसका पूरा चेहरा लाल हुआ जा रहा था। उसने याद करने की कोशिश की, नहाते वक्त उसने कहीं कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं कर दी। शायद तभी सिद्धार्थ उस पर इतना ज्यादा भड़क रहा था। घबराहट में वो अपने नाखून चबाती हुई याद करने की कोशिश कर रही थी, मगर अब उसका दिमाग जरा भी काम नहीं कर रहा था। नहीं नहीं सोनल, घबरा मत। तूने खुद देखा ना, जब तू बाहर आई थी तब वो बालकनी में खड़ा था। उसने तुझे नहीं देखा। तू बेकार में ही इतना ज्यादा सोच रही है। सोनल खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी, मगर फिर उसे सिद्धार्थ के वो आखिरी शब्द याद आए जो उसने बाथरूम में घुसने से पहले कहे थे। इधर देखने की हिम्मत भी मत करना, समझी तुम?
सिद्धार्थ की बात याद आती ही उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। इसका मतलब उसने उसे देखा था। अब क्या करे वो? उसका मन हो रहा था यहाँ से कहीं भाग जाए और दोबारा कभी सिद्धार्थ के सामने लौट कर ना आए। घबराहट में एक बार फिर उसकी नजर बाथरूम की तरफ गई, मगर इस बार सिद्धार्थ को देखते ही जैसे वो सब कुछ भूल गई और उसकी नजरें वहीं पर जाकर ठहर गईं। सिद्धार्थ शावर के नीचे खड़ा होकर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। उसकी फाइनली शेप्ड एथलेटिक बॉडी यंग लड़कों के लिए हर तरह से आइडियल थी। शावर से निकलने वाला पानी बिल्कुल फ्री अंदाज में उसके चेहरे से होते हुए उसकी मस्कुलर बॉडी पर से ऐसे गुजर रहा था जैसे ऊंचे नीचे रास्तों से होकर कोई नदी बह रही हो। एक ही समय में वो जितना वाइल्ड और रेस्टलेस लग रहा था उससे कहीं ज्यादा सेक्सी भी नजर आ रहा था। हालांकि सोनल को केवल उसकी अपर बॉडी ही दिख रही थी, मगर फिर भी ये नजारा देखकर उसकी सांसें अटकने लगी थी। न चाहते हुए भी उसकी नजरें नीचे की तरफ चली गई, मगर थैंक्स टू द ऑब्स्क्योर ग्लास उसकी वजह से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसने खुद ही अपने हाथों से गालों को थपथपाते हुए जैसे अपने को होश में लाने की कोशिश की। सोनल, क्या हो गया है तुझे? कंट्रोल कंट्रोल, ऐसे ख्याल अपने मन में भी लाना पाप है। मगर खुद को रोकते रोकते भी दोबारा उसकी नजर उसकी तरफ चली गई। सोनल को ऐसा महसूस होने लगा था जैसे अचानक पूरे कमरे का टेम्परेचर बढ़ गया है। उसका गला सूखने लगा था। उसने थूक निकलने की कोशिश की, मगर गला जैसे जाम हो गया था। उधर शावर के नीचे खड़ा सिद्धार्थ लगातार ठंडे पानी के नीचे खड़े रहकर खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो काफी देर तक ऐसे ही खड़ा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसका बाहर जाने का कोई इरादा ही नहीं था। फाइनली करीब आधे घंटे के बाद उसने शावर बंद किया और अपना बाथरूम पहनते हुए बाथरूम से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसकी नजर सबसे पहले सामने आर्म चेयर पर बैठी सोनल पर गई, जो अब तक अपनी आंखें फाड़े और मुंह खोले बाथरूम की तरफ ही देखी जा रही थी। उसे वहां देखकर सिद्धार्थ का वापस दिमाग खराब हो गया। गुस्से से तेजी में चलता हुआ वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया, मगर सोनल को तो जैसे अब तक कोई होश ही नहीं था। सिद्धार्थ ने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाते हुए पूछा, पूरी फिल्म देख ली आपने? मजा आया? सोनल ने वैसे ही खोए हुए अंदाज में बाथरूम की तरफ देखते हुए जवाब दिया, हाँ बहुत मजा आया। सोनल मेहता, बोला था ना मैंने इधर मत देखना। सिद्धार्थ गुस्से से दांत पीसता हुआ बोला। उसकी तेज आवाज सुनकर सोनल तुरंत होश में आ गई। उसने घबराते हुए एक नजर सिद्धार्थ पर डाली और फिर बाथरूम की तरफ देखा। ये बाहर कब आया? ये भगवान, मुझे पता भी नहीं चला। ना जाने अब ये क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। सोनल मन ही मन खुद को गालियां दे रही थी। नर्वसनेस से अब सोनल का पूरा चेहरा लाल हो गया था। सिद्धार्थ तो एकदम से स्पीचलेस हो गया था, ये देखकर कि सोनल वहां से जाने के बजाय आराम से बैठकर उसे इस तरह नहाते हुए देख रही थी। जिस वक्त वो बाथरूम से बाहर आया था, सोनल को अपनी आंखें फाड़े ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ बाथरूम की तरफ देखते देखकर ही उसकी पूरी बॉडी में जैसे करंट की एक लहर दौड़ गई थी। सोनल की नजरें उसे एकदम से अनकंफर्टेबल कर रही थी। उसने अपनी मुट्ठियां कसते हुए गहरी सांस ली और सोनल की तरफ झुकते हुए उसने अपने एक हाथ से उसका चेहरा पकड़ लिया। घबराहट से सोनल की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई थी। सिद्धार्थ ने सीधे उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, सब कुछ देख लिया तुमने? सोनल ने बिना सोचे समझे हाँ में सिर हिला दिया, मगर जैसे ही उसे होश आया, घबराकर ना में अपना सिर हिलाते हुए वो बोली, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को और ज्यादा गुस्सा आने लगा था। आई एम श्योर जितना तुमने देखा है वो तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा। तुम कहो तो मैं इस मूवी को तुम्हारे लिए कंटिन्यू कर दूं? क्या क्या करने वाले हो तुम? हाँ? सोनल ने थूक निकलते हुए पूछा। सिद्धार्थ ने अपने बाथरूम का बेल्ट खोलते हुए कहा, यहाँ बाहर से क्लियरली तो तुम्हें कुछ भी दिखा नहीं होगा ना, सो मैं तुम्हारी सहूलियत के लिए पूरी मूवी यहीं बेडरूम में चला देता हूँ, क्यों? सोनल ने घबराकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, नहीं प्लीज मत करो ये सब। मगर सिद्धार्थ और भी ज्यादा झुकते हुए उसके बेहद करीब आ गया। उसने धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए पूछा, क्या नहीं करूं मैं? सिद्धार्थ इस वक्त सोनल के इतने करीब था कि उसे उसकी गर्म सांसें तक अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। सोनल का दिल सुपर फास्ट स्पीड से धड़कने लगा था। उसने अपने एक हाथ से उसे पीछे धकेलने की कोशिश करते हुए अपने दूसरे हाथ से अपनी आंखें बंद कर ली। नहीं, मुझे कुछ नहीं देखा, प्लीज ये सब मत करो प्लीज। सोनल ने लगभग रुआंसा होते हुए कहा, क्यों? अब क्यों डर लग रहा है? हाँ? अभी कुछ देर पहले तो तुम यहाँ बैठकर एंजॉय कर रही थी। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि तुम भी ऐसे छुप छुप कर लड़कों को देखती होगी। सिद्धार्थ कहते हुए एकदम पीछे हट गया। उसके हटते ही सोनल की जान में जान आई। उसने अपनी आंखों पर से अपना हाथ हटाते हुए धीरे से कहा, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। यह सुनकर सिद्धार्थ का गुस्सा और भड़क गया। उसे इस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता था जब लोग गलती करने के बाद उसे एक्सेप्ट करने से डरते थे, जबकि सिद्धार्थ ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि सोनल न केवल एक टक बाथरूम की तरफ देखे जा रही थी, बल्कि वो उसे देखने में इतनी खो गई थी कि उसे उसके बाहर आने तक का पता नहीं चला था। अच्छा, नहीं दिख रही थी तुम? सिद्धार्थ वापस उसके करीब आते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी इस हैंडसम सी बॉडी पर अपनी बुरी नजर डालने की? नहीं, ये सच नहीं था। सोनल ने न केवल नजरें कहां डाली थी सिद्धार्थ की बॉडी पर, उसने तो उसकी बॉडी के एक एक फीचर को न केवल देखा बल्कि आंखों ही आंखों में फील भी कर लिया था। ये सब देखते हुए उसकी क्या हालत हुई थी ये बस वही जानती थी, लेकिन ये बात अगर वो सिद्धार्थ के सामने एक्सेप्ट कर लेती ना तो शायद शर्म के मारे वहीं मर जाती। सिद्धार्थ की नजरों में तो वो बाद में गिरेगी, उससे पहले वो खुद ही अपनी नजरों में गिर जाएगी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ है, सोनल ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा। इसके साथ ही उसने सिद्धार्थ को ऊपर से लेकर नीचे तक उसी अंदाज में घूरते हुए कहा, और वैसे भी तुम्हारी इस बोरिंग बॉडी की तरफ मैं तो क्या कोई लड़की नहीं देखना चाहेगी। उसका इतना कहना था कि सिद्धार्थ की आंखों में जैसे खून उतर आया। एक्सक्यूज मी,
सिद्धार्थ ने दांत पीसते हुए उसकी तरफ देखा। क्या ये लड़की उसकी एक्सट्रीमली हॉट फिजिक का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रही है? वो बॉडी जिस पर लड़कियां मरती हैं, वो बॉडी जिस पर उसे हद से ज्यादा प्राउड फील होता है, उसे ऐसे देखने भर से सोनल एकदम से सहम गई थी। मैं बस सच्चाई बता रही हूँ तुम्हें। मेरे कॉलेज की तरफ से जो मेल मॉडल्स फैशन डिजाइनिंग के लिए हायर किए जाते हैं ना, उनके सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो, सोनल ने अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। सोनल डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी, जिसके लिए ड्राइंग का आना पहली शर्त थी। टाइम टू टाइम उसे उन मेल मॉडल्स के न्यूड स्केचेस भी बनाने पड़ते थे। उसकी क्लास में मौजूद दूसरी फीमेल स्टूडेंट्स अक्सर उन मॉडल्स के लुक्स और फिगर पर क्लास के बाद कमेंट्स करती रहती थी, मगर सोनल ने कभी इस गॉसिप में पार्टिसिपेट नहीं किया था। जब भी वो कोई स्केच तैयार करती थी तो उसमें अपनी कला को पूरी तरह खुलकर सामने लाने के अलावा शायद ही कोई और ख्याल उसके दिमाग में आता था। तो फिर आज सिद्धार्थ को देखकर क्यों वो खुद को संभाल नहीं पाई थी? सिद्धार्थ ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, दैट मींस तुम पहले भी ऐसे ही लड़कों को बिना कपड़ों के देख चुकी हो? हाँ? उसकी आवाज में मौजूद गुस्से को महसूस करके सोनल की घबराहट और बढ़ गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसे चुप देखकर सिद्धार्थ ने नाराजगी से भरकर कहा, तुम्हारी पहली गलती, तुमने अपनी गलती मानने से इनकार किया। फिर दूसरी गलती, मेल मॉडल्स, वो भी मुझसे ज्यादा फिट। तुमने न्यूड देखा उन्हें? आर यू सीरियस? सोनल को चुप देखकर सिद्धार्थ ने अपने दांत पीसते हुए कहा, लगता है आज तुम्हें एक लाइफ लॉन्ग लेसन देना ही पड़ेगा ताकि तुम दोबारा ऐसी गलती ना करो। व्हाट लेसन? सोनल की आवाज में डर और कंफ्यूजन दोनों झलक रहा था, जिसे महसूस करते हुए सिद्धार्थ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने तेजी से झुकते हुए सोनल को उसकी कमर से पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया और फिर उसे घुमाते हुए सॉफ्ट से बड़े से बेड पर लगभग पटक दिया। सोनल को अचानक से पूरी दुनिया घूमती हुई नजर आने लगी थी। सिद्धार्थ इस वक्त उसके ऊपर था। उसने सोनल को इतनी जोर से बेड के साथ लगाकर प्रेस कर रखा था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। सोनल उसके इस सडन मूव से एकदम शॉक रह गई थी। कुछ पल बाद जब उसके होश ठिकाने आए तो उसने छूटने के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। सोनल हाथ पैर मारने की कोशिश करते हुए बोली, मगर सिद्धार्थ तो जैसे उसकी कोई भी बात सुनने के मूड में ही नहीं था। उसने अपने एक हाथ से उसकी कमर को कसकर पकड़ते हुए उसके एकदम से लाल हो चुके गालों को अपने दूसरे हाथ से थपथपाया। फिर अपने चेहरे पर अफसोस लाते हुए उसने कहा, इतने मजे से तुम यहाँ बैठकर मुझे नहाते हुए देख रही थी, तो अब इस बात की जिम्मेदारी लेने से क्यों भाग रही हो? क्या? कौन सी जिम्मेदारी? सोनल ने कांपती हुई आवाज में पूछा। हमारी अभी अभी शादी हुई है सोनल, हमने अभी तक सुहाग रात भी नहीं मनाई है। ऐसी रुकी सुखी और बोरिंग शादी भी कोई शादी हुई बना? चलो हम दोनों आज इस काम को भी पूरा कर लेते हैं। हाँ, क्या कहती हो? बोलो। सिद्धार्थ ने प्यार से उसे देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर हैरानी के मारे सोनल की आंखें फैल गई। वो उससे खुद को छुड़ाने के लिए और ज्यादा ताकत लगाने लगी, मगर सिद्धार्थ के मजबूत हाथों से छूटना इतना आसान कहाँ था। सिद्धार्थ तुम पागल हो गए हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। सिद्धार्थ ने उसके होंठों पर उंगली रखकर धीरे से उसके कानों में बोला, बहुत जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितना पागल हूँ। ये कहते हुए उसने धीरे से अपनी बाथरूम की बेल्ट खोलना शुरू कर दिया। सोनल की ये देखकर सांसें ही अटक गई थी। उसने तुरंत घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज। सोनल ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मगर सिद्धार्थ ने धीरे से बाथरूम को अपने कंधे से नीचे करना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ प्लीज डोंट डू दिस, आई एम स्कैर्ड। सिद्धार्थ प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज। सोनल ने बेबसी से कहा। सिद्धार्थ ने उसके हाथों और पैरों को बुरी तरह जकड़ रखा था। वो बार बार छटपटाते हुए उससे छूटने की कोशिश कर रही थी। सिद्धार्थ को उसे इस तरह तंग करने में मजा आ रहा था, मगर जब वो उससे छूटने के लिए स्ट्रगल करने लगी तो उन दोनों की ही बॉडी बार बार एक दूसरे से टकराने लगी। कहाँ वो सोनल को परेशान करने के लिए ये सब कर रहा था, अब वो खुद ही अनकंफर्टेबल होने लगा था। हिलना बंद करोगी तुम? उसने गुस्से में सोनल को डांटते हुए कहा। उसकी आवाज सुनकर सोनल ने अपनी बंद आंखें खोल दी। उसकी आंखों में इस वक्त आंसुओं के साथ साथ डर मौजूद था। सिद्धार्थ के मजाक से वो एकदम से पैनिक हो गई थी। गुस्से से भरकर वो भी सिद्धार्थ पर चिल्ला उठी, मैं क्यों हिलना बंद करूं ताकि तुम मेरे साथ जो चाहो वो आराम से कर सको? सिद्धार्थ ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे साथ कुछ करने का शौक है? कहते हुए उसने सोनल को गुस्से में दूसरी तरफ धकेलकर खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। उसके हटते ही सोनल ने राहत की सांस ली, मगर उसे अब तक सिद्धार्थ पर गुस्सा आ रहा था। खुद को रोकते रोकते भी उसके मुंह से निकल गया, तुम्हारे जैसा घटिया आदमी मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने गुस्से में एक बार पलटकर उसे देखा। मैं घटिया आदमी हूं? उसने सोनल को तीखी नजरों से देखते हुए पूछा, मगर फिर अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फाइन, मिसेस सोनल सिद्धार्थ रॉय कपूर, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना घटिया आदमी हूं। उसकी मुस्कुराहट को देखकर सोनल अंदर तक कांप गई। क्या उसने अपना इरादा बदल दिया है? क्या वो फिर से उसके साथ वही सब करने वाला है? ये सोच सोचकर ही अब वो अपने कहे हुए वर्ड्स पर पछता रही थी। वीडियोस पाने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जल्द से जल्द 1000 लाइक पहुंचाएं और फेवरेट स्टोरी का नाम कमेंट में बताएं।